हेलो एंड वेलकम टू विमोचन आईएएस। आज का हम लोगों का टॉपिक ज्योग्राफी ऑप्शनल का एक बेसिक बट इम्पोर्टेंट बैकग्राउंड टॉपिक है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड अर्थ। देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस टॉपिक से 40 इयर्स में डायरेक्टली कोई भी यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट इसका एक बेसिक आइडिया होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके जब हम स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जियोलॉजिकल टाइम स्केल और इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, वो काफ़ी हेल्प करेंगी कंसेप्ट को समझने में। सो डोंट एक्सपेक्ट कि हम यहाँ डीप साइंस या एस्ट्रोनॉमी पढ़ने वाले हैं, ना ही इस टॉपिक का जाना फैक्चुअल वेटेज है। आर गोल इज सिंपल, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना ज़रूरी है उतना ही करेंगे। मतलब इतना कि अगर कभी आपको किसी आंसर में इंट्रोडक्शन लिखना हो या बैकग्राउंड बताना हो अर्थ फॉर्मेशन का, तो कॉन्फिडेंटली लिख पाओ। सो लेट्स कीप इट शॉर्ट, क्रिस्प एंड यूपीएससी रिलेवेंट। लेट्स बिगिन। स्टार्ट करें। बेसिकली किसी भी चीज़ का ओरिजिन समझने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है? हम लोगों को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले जिस चीज़ का भी ओरिजिन हुआ वो सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद फिर जो मैक्सिमम फाइनली जो अर्थ का ओरिजिन हुआ वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आया हम लोगों का? यूनिवर्स बना, उसके बाद सोलर सिस्टम, उसके बाद प्लैनेट्स बने जिसमें अर्थ शामिल है। तो यूनिवर्स के बारे में अगर देखी जाए तो सबसे आना मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है? वो है बिग बैंग थ्योरी। आप लोगों ने सुना होगा। तो जो बिग बैंग थ्योरी है वो सबसे पहले प्रपोज किया था जॉर्ज लेमेटर ने। किसने? जॉर्ज लेमेटर ने 1927 में ये इन्हें प्रपोज किया, इन्हें आइडिया दिया। अब इसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किस चीज़ से मिला कि भाई लोगों ने इस पर यकीन करना कैसे स्टार्ट हुआ, इसको एक्सेप्ट करना कैसे स्टार्ट किया? कि एक साइंटिस्ट थे एडविन हबल्स। इन्हें क्या किया, 1929 में एक्सपांडिंग यूनिवर्स मॉडल निकाला, जिसमें इन्हें बोला कि गैलेक्सीज जो हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो इसको इसने क्या किया, सपोर्ट मिल गया इस चीज़ से कि भाई हाँ ये है हम लोगों का बिग बैंग थ्योरी मॉडल। अब क्या होता है ये? भाई ये आपको डायरेक्टली अर्थ की थ्योरी तो दे नहीं देगा, ये आपको एक्सप्लेन करता है यूनिवर्स कैसे बनना स्टार्ट हुआ 13.8 बिलियन ईयर अगो, और ये आपको वाइडर कंटेक्स्ट देता है कि स्टार्स कैसे बने, गैलेक्सीज कैसे बनी। ठीक है। अब क्या हुआ, अगर मोटा मोटा समझे तो क्या हुआ उस टाइम पे? भाई उस क्या था, 13.8 बिलियन ईयर अगो एक छोटा सा पॉइंट था यूनिवर्स में। उस टाइम पे यूनिवर्स था ही नहीं, एक छोटा सा पॉइंट था जिसका नाम था सिंगुलैरिटी। क्या नाम था? सिंगुलैरिटी। ये पॉइंट इतना छोटा था, लेकिन इसकी जो 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 गर्म था, इतना ज़्यादा हॉट था, इनफाइनाइट टेम्परेचर था इसका, और इनफाइनाइट डेंसिटी थी। मतलब कितना डेंस होगा ये? इनफाइनाइट डेंसिटी थी। और सडनली एकदम से क्या हुआ, ये एक्सप्लोड हो गया। अब जब कोई चीज़ एक्सप्लोड होती है तो क्या होता है, वो एक्सपांड होना स्टार्ट होती है चारों तरफ। यही इसमें भी हुआ। सिंगुलैरिटी पॉइंट जो था वो एक्सप्लोड हुआ और वो एक्सपांड होना स्टार्ट हुआ। इसके बाद क्या हुआ, इस जैसे एक्सप्लोजन हुआ उसके बाद आपका स्पेस बनने लगा, टाइम बनने लगा, मैटर्स बनने लगे, एनर्जी फॉर्म होना स्टार्ट हो गई। अब देखो इस टाइम पे क्या था, बहुत ज़्यादा हीट थी इसके अंदर। द यूनिवर्स हैज़ बीन एक्सपांडिंग एवर सिंस। तब से ही यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है भाई, अभी भी एक्सपांड हो रहा है, कंटिन्यूसली एक्सपांड हो रहा है। ओवर टाइम गैलेक्सी, स्टार्स एंड प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ फॉर्म। समय के साथ साथ ये चीज़ें फॉर्म होना स्टार्ट हो गई। अब एविडेंसेस क्या है कि भाई हाँ बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करने वाले एविडेंसेस क्या हैं? पहला एविडेंस है रेड शिफ्ट ऑफ गैलेक्सी। रेड शिफ्ट ऑफ गैलेक्सी का मतलब होता है, ये शो करता है कि यूनिवर्स अभी भी एक्सपांड हो रहा है। अब आप बोलेंगे कि रेड शिफ्ट क्या है? देखो मोटा मोटा आप कॉमन सेंस से समझना कि आप लोगों ने सिंपल सी लाइट स्पेक्ट्रम देखी है। लाइट स्पेक्ट्रम, इसमें कुछ होती है इनविजिबल लाइट, कुछ होती है विजिबल लाइट। इनविजिबल लाइट्स कौन सी हो गई? गामा रे,
एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड रे, रेडार, शॉर्ट वेव्स, है कि नहीं, इसके अंदर हो गई आपकी। अब क्या है, कुछ लाइट्स जो होती है वो होती है विजिबल लाइट्स। अब विजिबल लाइट्स में आपको पता है विबग्योर, है कि नहीं, हिंदी मीडियम वाले वैजानी हपी नाला, ठीक है। अब जो रेड वाला जो एरिया है, जो रेड लाइट है, इधर क्या है, ब्लू लाइट है, इसको क्या बोलेंगे, ब्लू। तो जो रेड लाइट का एरिया है वो लो एनर्जी एरिया है, लो एनर्जी एरिया है। और जो ब्लू लाइट का जो एरिया है वो हाई एनर्जी एरिया है, लो फ्रिक्वेंसी है। अब क्या हो, वेवलेंथ, सॉरी वेवलेंथ के कारण ये रेड लाइट का जो वेवलेंथ है तो लो फ्रिक्वेंसी, लो एनर्जी हो गई। तो अब कॉमन सेंस लगाओ, फॉर एग्जांपल आप लोग ये खड़े हैं एक जगह पर और आपके पास से कोई भी ट्रक निकल गया, मान लो ये ट्रक है, ये आपसे दूर है। अगर वो ट्रक आपके पास आ रहा है तो क्या, मुझे आप ये सोच के बताओ कि इसकी एनर्जी आपको ज़्यादा फील होगी या कम फील होगी। सीधी सीधी बात है कि अगर कोई चीज़ आपके पास आ रही है, मैं स्पीड में ट्रक क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वो बड़ा है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा फील होगी। तो अगर कोई चीज़ आपके पास आ रही है तो आपको उसकी एनर्जी ज़्यादा फील होगी या कम फील होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी मसाल लेके आ रहा है, मसाल आपके पास आई तो वो आपको ज़्यादा फील होगी या कम फील होगी, भाई आपको वो ज़्यादा फील होगी, है कि नहीं, हाई एनर्जी फील होगी। इट मीन्स अगर कोई भी चीज़ आपके पास आ रही है तो वो आपको हाई एनर्जी फील कराएगा। और अगर यही चीज़ आपसे दूर जा रही है, ये ट्रक आपसे दूर चला गया या आपके लेके कोई भी फायर है, आपके किसी मसाल लेके घूम रहा है और आपसे कोई दूर जा रहा है, तो उसकी एनर्जी आपको ज़्यादा फील होगी कम फील होगी, आपको लो फील होगी। तो जब लो एनर्जी फील होती है तो अपन किस कंटेक्स्ट में बात करते हैं कि वो रेड बैंड की तरफ झुक रहे हैं अपन। और अगर हाई फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि हम लोग ब्लू बैंड की तरफ झुक रहे हैं। तो अगर रेड बैंड की बात करेंगे तो इट मीन्स वो चीज़ आपसे दूर जा रही है, इसीलिए यहाँ से ही ये चीज़ आई है रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। तो रेड शिफ्ट का मतलब हो गया कि आपका जो चीज़ें हैं वो दूर जा रही है, इट मीन्स जो यूनिवर्स है वो एक्सपांड कर रहा है। ठीक है, आप लोगों को मैं समझा पाया हूँ उस चीज़ में कि ब्लू शिफ्ट क्या होता है, रेड शिफ्ट क्या होता है। तो एविडेंस दे रहा है रेड शिफ्ट ऑफ गैलेक्सी। सेकेंड एविडेंस क्या है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। क्या है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, CMBR। नॉर्मली लोग शॉर्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, CMBR। तो ये क्या है, लेफ्ट ओवर हीट है बिग बैंग से। बिग बैंग होने के बाद जो भी हीट आपकी बची उसको बोलते हैं अपन CMBR। समझ में आया। फिल ऑल द यूनिवर्स एंड कम्स फ्रॉम द ऑल द डायरेक्शन, ये सारे के सारे डायरेक्शन से आता है और सारे यूनिवर्स को भरा हुआ है इसने। डिटेक्ट्स इन दी माइक्रोवेव रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के माइक्रोवेव रीजन में ये हम लोगों ने डिटेक्ट किया है। कैसे बना ये भाई, तो 380,000 ईयर के बिग बैंग के बाद क्या हुआ, यूनिवर्स थोड़ा थोड़ा सा ठंडा होना स्टार्ट हुआ। बहुत ज़्यादा हीट होती है तो कुछ तो बन नहीं सकता उसमें। तो 380,000 ईयर्स के बाद जो यूनिवर्स है वो धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट हुआ। और जैसे ही वो ठंडा होना स्टार्ट हुआ, ये इनफ है कि आपके एटम्स फॉर्म होने लगे। क्या है, आपके एटम्स फॉर्म होने लगे। तो बिफोर दिस लाइट कुडंट ट्रेवल फ्रीली बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स वर स्कैटर्ड एवरीवेयर। जो लाइट थी हम लोगों की वो ट्रेवल ही नहीं कर पा रही थी एकदम से फ्रीली। अभी क्या होता है, लाइट एकदम से ट्रेवल कर जाती है। तो इससे पहले CMBR से पहले क्या था, जो लाइट थी वो फ्रीली ट्रेवल ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो थे वो हर जगह फैले हुए थे, तो वहीं से टकराई आ रही थी। और जैसे ही हम लोगों का एटम्स बन गए तो लाइट क्या हुई, वो रिलीज हो गई। लाइट जो है वो रिलीज हो गई स्पेस के अंदर। दिस लाइट इज वॉट वी नाउ डिटेक्ट एज CMBR। इस लाइट को हम लोग CMBR बोल रहे हैं। पहले क्या थी, ये ट्रैप्ड थी यूनिवर्स के अंदर। जैसे ही हम लोगों के एटम्स बने, ये लाइट जो है वो रिलीज हो गई और इसी को हम लोग CMBR बोलते हैं, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। और याद रखना ये विजिबल नहीं है, क्योंकि ये हम लोगों के
माइक्रोवेव रीजन के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर मिलता है। इसकी की फीचर्स क्या है? टेम्परेचर जो है वो 2.7 केल्विन है, जस्ट अबव द एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, यूनिफॉर्म है ये, ऑलमोस्ट द सेम इन ऑल द डायरेक्शन, वेरी स्लाइट वेरिएशन, बहुत कम वेरिएशन है, हर जगह एक जैसा ही है। डिटेक्ट्स फर्स्ट इन 1965 बाय पेंजियास एंड बिल्सन। इन लोगों को नोबेल प्राइज मिला इस चीज में डिटेक्ट करने में। ठीक है, थर्ड जो हम लोगों का प्रूफ है वो क्या है? अबंडेंस ऑफ द लाइट एलिमेंट। क्या है? बहुत ज़्यादा लाइट एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? जैसे हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, ये स्पेस में बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। तो ये इसका थर्ड अपन को मिल गया। तो डज इट एक्सप्लेन अर्थ फॉर्मेशन? सबसे बड़ी बात है, क्या ये अर्थ फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है? नहीं, नॉट डायरेक्टली एक्सपांडिंग द अर्थ, एक्सप्लेनिंग द अर्थ, but it gives the starting point of the universe from which the solar system later formed। सोलर सिस्टम बाद में जैसे बना, वो क्या हो गया? आप लोगों को ये स्टार्टिंग पॉइंट दे रहा है। अब देखा जाए तो कुछ जो और भी थ्योरीज थी बिग बैंग के बाद, बिग बैंग के टाइम जैसी ही वो भी थी थोड़ी बहुत। वो एक थ्योरी है स्टेडी स्टेट थ्योरी और ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। याद रखना, ये थ्योरीज को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने डिस्कवर कर लिया है CMBR को। ठीक है, तो अब देखो, प्रपोज्ड बाय बॉन्डी, गोल्ड एंड हॉले। कब? 1948 में। यूनिवर्स हैज नो बिगिनिंग और एंड। इनने क्या बोला कि यूनिवर्स की कोई ना तो शुरुआत है ना ही कोई अंत है। इनने तो सीधा बोलते बिग बैंग थ्योरी ऐसा कुछ नहीं है, ना तो कोई बिगिनिंग थी ना कोई इसका एंड है। मैटर कॉन्स्टेंटली क्रिएट हो रहे हैं बस, और कुछ नहीं हो रहा है। अब जैसे CMBR आया, हम लोगों को पता चला अच्छा ये भी है, तो इसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया। भाई आपको केवल बेसिक्स क्लियर हो जाए, इसके लिए हम लोग ये थोड़ा सा दो थ्योरीज देख रहे हैं। ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी क्या होती है? इसमें क्या बोला है? ये साइक्लिकल है। ये क्या बोलता है कि हम लोगों का पहले यूनिवर्स जो होगा वो पहले फैलेगा, उसके बाद ये फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। मतलब पहले फैलेगा फिर ये छोटा होगा। ठीक है, ये सिर्फ क्या है? एक थ्योरी है, अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला है। यूनिवर्स विल कोलैप्स, उसको बोलते हैं अपन बिग क्रंच, और रीबॉर्न, इसको बोलते हैं बिग बाउंस। जो कोलैप्स होगा उसको बोलेंगे बिग क्रंच, और जो आपका रीबॉर्न होगा उसको बोलेंगे बिग बाउंस। ये एक थ्योरी है, अभी अभी कोई एविडेंस नहीं मिला है इस चीज के ऊपर। ठीक है, सेकंड हम लोग देखते हैं ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है, तो पहली है नेबुलर हाइपोथेसिस। ये किसने दिया है? कांत और लाप्लास ने। प्रपोज की थी इम्यूनल कांत ने 1750 में। ये डबल हो गया है, ये 1750 है। ठीक है, इसको मॉडिफाई किया लाप्लास ने 1796 में। सोलर सिस्टम फॉर्म्ड फ्रॉम द रोटेटिंग नेबुला। ठीक है, अब क्या हुआ? इनने क्या बोला नेबुलर हाइपोथेसिस में? कांत और लाप्लास ने बोला कि एक बहुत बड़ा बादल है, क्लाउड है, ये देखो एक बहुत बड़ा क्लाउड है गैस का और डस्ट का। ये अपने आप ही स्पिन होना स्टार्ट हो गया, घूमना स्टार्ट हो गया, और ग्रेविटी पुल के कारण मोस्ट ऑफ इट फॉर्म द सन, द रेस्ट बिकम प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ। अब देखो मैं बताऊं, छोटा छोटा, ये समझ में नहीं आया होगा। देखो क्या हुआ, एक ऐसा जो है डस्ट और गैस का क्लाउड था, वो अपने आप ही रोटेट होना स्टार्ट हो गया। ऐसे जैसे ये रोटेट होना स्टार्ट हुआ, अब क्या हुआ, इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये पुल होना स्टार्ट हुआ अंदर की तरफ। जैसे ये पुल होना स्टार्ट हुआ, तब क्या हुआ, इसके अंदर बीच में देखो नेबुलर, पहले नेबुलर था, इसके बाद पुल होना स्टार्ट हुआ, और तो बीच में जो सेंटर में था वो क्या बन गया? सन बन गया, और इसके आसपास जो है वो प्लैनेट्स तैयार हो गए। इसको हम लोग बोल रहे थे नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, मोटा मोटा इसको बोल रहे थे नेबुलर हाइपोथेसिस। अब आप लोगों का ये सेंटर में जब बना, सन बना, तो देखो थोड़े थोड़े से जो आपका सोलर सिस्टम बनना स्टार्ट हो गया। जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये क्या है? आपके सॉलिड हैं। ठीक है,
इसके बाद आपको एक एस्ट्रॉयड बेल्ट बना, जिसके अंदर छोटे छोटे क्या हैं, टुकड़े बने हुए हैं। इसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और देखो प्लूटो यहाँ पे डला हुआ है छोटा सा, जो आज के टाइम पे हम लोग इसको प्लेनेट नहीं बोल रहे। उसके बाद आया कूपलर बेल्ट। इसके बाद अपना यूनिवर्स यहाँ पे खत्म हुआ। यहाँ पे कॉमेट्स वगैरह हैं यहाँ पर। तो ये आपके अलग अलग जो है, अब ये देखो, अब आप देख रहे होगे कि सन जो है वो मोस्ट डेंस्ड है, फिर इसके बाद डेंसिटी कम होती जा रही है। तो हम लोगों ने इस हाइपोथेसिस में यही तो देख रहे हैं कि एक नेबुला था, ग्रेविटी के कारण वो आपस में जुड़ते चले गए और यहाँ पे बीच में एक सन बन गया। और जहाँ पर ग्रेविटी थोड़ी कम थी, मतलब बीच में तो ग्रेविटी अच्छी खासी थी, तो बीच वाले जो जो उसके पास, सन के पास के जो प्लैनेट्स हैं वो क्या हुए, आपके सॉलिड हो गए, और बाकी के जो सन के दूर के जो प्लैनेट्स हैं वो गैसियस हैं। ठीक है, और जो बड़े भी हैं क्योंकि गैसियस है, उनको ज़्यादा डेंसिटी भी हो गई, तो इसीलिए ये हो गया। अब ये तो मोटा मोटा हो गया, लेकिन कुछ जो बुक्स हैं उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है टू सेपरेट थ्योरीज को। एक है गैसियस हाइपोथेसिस जो कि इम्यूनल कांत ने दी है। तो ये क्या, इम्यूनल कांत ने 1755 में, मतलब 50s में दी है। ही सजेस्टेड दैट द सोलर सिस्टम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम, ये जो है ना ये 1750s है, याद रखना, आई एम सॉरी, ये 1750s है ना कि 1750। 1750s लिखा था, तो एग्जैक्ट जो टाइम है वो 1755 है। इसने क्या सजेस्ट किया कि सोलर सिस्टम जो है वो धीरे धीरे रोटेट होना स्टार्ट हुआ, फिर गरम गैसियस क्लाउड बने जिसको हम लोग नेबुला बोलते थे। ड्यू टू द रोटेशन एंड कूलिंग, अब जैसे रोटेशन हुआ थोड़ा सा ठंडा होना स्टार्ट हुआ, क्लाउड जो हुए वो पतले होने स्टार्ट हुए, चिपकने स्टार्ट हुए, एंड मैटर्स कंडेंस्ड टू फॉर्म द सन एंड प्लैनेट्स। मैटर्स जो हुए वो कंडेंस होना स्टार्ट हुए और इन लोगों ने फॉर्म किया इसको, सन को और प्लैनेट्स को। अब देखो छोटा सा डायग्राम इसी में देख लो, ये अब मेरा क्या हुआ, सिंपल सा, यहाँ पे क्या हुआ, नेबुला है ये, ग्रेविटेशनल पुल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया गैसियस क्लाउड को, देखो अंदर की तरफ। अब क्या हुआ, ये घूमना स्टार्ट हुआ, स्पिनिंग स्टार्ट हो गई इसकी, मेड इट स्प्रेड आउट इनटू द फ्लैट डिस्क, देखो ये फ्लैट होती गई। जैसे ही फ्लैट होती गई तो सेंट्रल मास जो है वो फॉर्म होना स्टार्ट हुआ, जिसको हम लोग प्रोटोसन बोलते थे। अभी सन नहीं बना, सन के पहले का हिस्सा है। जैसे ही ये धीरे धीरे और ज़्यादा टाइम निकलता गया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो था वो बैलेंस करता गया ग्रेविटेशनल फोर्स को, और रिंग फॉर्म हो गई आसपास। तो अब जैसे रिंग फॉर्म हो गई तो देखो ये सन बन गया, और इसके जो रिंग में यहाँ पे क्या बन गए, प्लैनेट्स बन गए। तो ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम, ये छोटा सा हम लोगों ने डायग्राम बना लिया इसका। नाउ की पॉइंट्स क्या है, अब पहली बात ये क्या है, ये मोर फिलोसॉफिकल और बेस्ड ऑन रीजनिंग है। ये कोई भी सपोर्ट नहीं किया किसी भी मॉडर्न फिजिक्स ने इस वाले थ्योरी को। की पॉइंट, दिस इज अ बेसिक आइडिया ऑफ रोटेटिंग गैस क्लाउड, सन एंड प्लैनेट्स। ठीक है, लेटर इम्प्रूव्ड बाय लाप्लास। क्या इनने दिया था ये आइडिया, धीरे धीरे बाद में क्या था, लाप्लास ने इसको इम्प्रूव किया। कैसे, देखो इनने एक थ्योरी दी, नेबुलर हाइपोथेसिस 1796 में। ही एक्सपांडेड ऑन कांस आइडिया विथ मोर मैथमेटिकल एंड मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन। इनने मैथमेटिकल और मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन दी। इनने कहा कि जो एक जो है हॉट मतलब गर्म रोटेटिंग नेबुला एग्जिस्ट करता था, जैसे ही ये ठंडा होना स्टार्ट हुआ, अब कोई भी चीज़ जब चीज़ ठंडी होती है तो वो क्या होता है, श्रैंक होती है कि नहीं, ठंडी होगी वो श्रैंक होगी। तो जैसे ही वो ठंडी होना स्टार्ट हुई वो श्रैंक होना स्टार्ट हुई, तो रिंग ऑफ गैस सेपरेटेड एंड कंडेंस्ड इनटू द प्लैनेट्स। अब ये जो गैस जो थी, रिंग की जो अलग अलग रिंग्स जो थी वो गैस की वो क्या हुई, सेपरेट होना स्टार्ट हो गई, और जो प्लैनेट्स जो हैं वो बनने लगे। द रिमेनिंग सेंट्रल मास बिकेम सन, जो भी सेंट्रल मास जो बचा था वो अपना क्या हो गया, सन हो गया, है कि नहीं। तो ये हो गई। अगली जो हाइपोथेसिस है वो है प्लैनेटेस्टिमल हाइपोथेसिस। ये किसने दी, चैम्बरलिन ने दी और मोल्टन ने दी 1904 में। मॉडर्न थ्योरी जिसको बोल रहे हैं, स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स कॉल्ड प्लैनेटेस्टिमल्स
कोलाइडेड एंड स्टक टुगेदर। क्या था, अब देखो जैसा अपन लोगों ने यहाँ से देखा लाप्लास वाले में, इनने क्या बोला, ठंडी होती गई और छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गए। ये क्या बोल रहे हैं कि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स थे ना, इन पार्टिकल्स का नाम है प्लैनेटेस्टिमल्स। क्या नाम है, प्लैनेटेस्टिमल्स। ये क्या हुआ, टाइम के साथ साथ एक दूसरे से टकराए आपस में, और जैसे आपस में टकराए ये चिपक गए। जैसे वो चिपका तो एक बड़ा पार्टिकल हो गया, फिर ये बड़े पार्टिकल एक दूसरे बड़े पार्टिकल से टकराया, वहां पर ये चिपक गया। तो ऐसे ऐसे ये धीरे धीरे स्टक हो गए, एक दूसरे से चिपकते गए और क्या बनते गए, प्लैनेट्स बनते गए, धीरे धीरे बड़े होते गए और चिपकते गए और बनते गए। टाइडल सेकंड, अगला जो है वो टाइडल कोलिजन थ्योरी, वो जीन और जेफरी ने दिया 1919 में। ए स्टार पास्ट क्लोज, इसने क्या बोला कि एक जो है सन के पास से एक स्टार निकला जो हम लोगों के यूनिवर्स का नहीं था। ये स्टार जा रहा है, इसका ये स्टार का ऑर्बिट है, ये जा रहा है यहाँ से। अब जैसे ये स्टार इस सन के पास से निकलने लगा तो क्या हुआ, ये जो स्टार की ग्रेविटी है वो सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगी। लेकिन हमारा सन भी थोड़ी वो कमजोर है, सन तो पूरे के पूरा वही रहा, लेकिन सन के पास जो भी वीक मटेरियल था, मैटर्स था या जो भी चीजें थी, वो इसके ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण वो पुल हो गया। तो मतलब कुछ जो सन का पार्ट था वो बाहर आने लगा, और वो किधर जाने लगा, इस स्टार की तरफ जाने लगा, अट्रैक्ट करने लगा। अब जब ये स्टार जैसे ही यहां से इसको पास कर गया तो क्या हुआ, अब वो तो दूर निकल गया। जैसे ही वो दूर निकल गया तो इसकी जो फिलामेंट्स जो बचे, सन के जो पार्ट के जो फिलामेंट्स जो बचे, वही आज के टाइम पे बोले जा रहे हैं कि वो प्लैनेट्स हैं। वो उन लोगों ने क्या बोल दिया, ये प्लैनेट्स है, और ये ठंडे हो गए, वो प्लैनेट्स बन गए। अब ये जो दोनों थ्योरीज थी, हाइपोथेसिस थी और जो थ्योरीज थी, वो आउटडेटेड हो गई है भाई। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब लोग प्रूव हो गया कि भाई ये आउटडेटेड है, ये कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन हम लोगों ने इसको पढ़ा के भाई ये गुड फॉर द अंडरस्टैंडिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ द थॉट्स। भाई कहाँ से इस तरीके की थ्योरीज और हाइपोथेसिस होना स्टार्ट हुई, लोगों का माइंड कैसे चलने लगा कि कैसे बना कैसे नहीं बना। अब अगर हम लोग टाइडल कोलिजन थ्योरी को थोड़ा सा और देखें तो देखो क्या है, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस बाय द रसल। क्या है ये, एच.एन. रसल ने दिया था 20th सेंचुरी में। सजेस्टेड दैट द सन वे वाज वंस पार्ट ऑफ द बाइनरी स्टार सिस्टम, दैट इज टू स्टार ऑर्बिटिंग ईच अदर। की आइडिया क्या था कि एक ही स्टार था, एक्सप्लोडेड और पासेस टू द क्लोज, पुलिंग द मटेरियल फ्रॉम द सन। भाई सन से उसने पुल कर लिया थोड़ा सा। दिस रिजेक्टेड मटेरियल कूल्ड एंड कंडेंस्ड, फॉर्मिंग द planets of the solar system. Earth and other planets formed from this detached matter. Why it is important? It tried to explain the origin of the planet through stellar interactions, helped the shift focus towards the dynamic external influences in solar system formation. अब इनने बोल दिया कि भाई बाहरी अगर कोई भी चीजें आ रही हैं, वो उसका इफेक्ट भी तो हो सकता है चीजों पे। तो इसका बस यही मेन है कि भाई आप लोगों ने सोचना चालू कर दिया कि बाहर से भी तो चीजें इफेक्ट कर सकती है इस चीज के ऊपर। अब इस थ्योरी के साथ प्रॉब्लम क्या है, लोगों ने इसको रिजेक्ट क्यों करना स्टार्ट कर दिया। भाई कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिला ही नहीं कि कोई भी बाहरी ऑब्जेक्ट या बाहरी स्टार जो है आया था। भाई देखो भाई, किसी ने ये भी नहीं बोला कि पूरी तरीके से सच है, या किसी ने यह भी नहीं बोला कि पूरी तरीके से झूठ है। भाई कोई भी चीज़ आएगी और चली जाएगी, उसका क्या एविडेंस है कि भाई कोई चीज़ आई थी या चली गई। तो बस यही है, कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला कि कोई भी बाहरी मतलब स्टेलर एनकाउंटर हुआ था। डजंट एक्सप्लेन द ऑर्डिनरी ऑर्बिट एंड कंपोजिशन ऑफ द प्लैनेट्स वेल, मोस्टली रिजेक्टेड टुडे बट इम्पोर्टेंट इन हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरी। वही वाली बात हो गई। देखो सन है, कंपेनियन स्टार आया। अब देखो एक तो चीज वो बोल दी थी कि आप लोगों की बाहर से कोई स्टार आया था, दूसरी चीज ये बोल दी कि भाई हो सकता है कि बाहर से कोई स्टार आया हो और उसका ऑर्बिट ऐसा हो तो इसी स्टार में से कुछ छूट गया हो। कॉमन सेंस है नहीं। तो ये कंपेनियन स्टार हो गया, इसको यहाँ से पकड़ लिया, इसको आ गया, ये भी चीज मटेरियल बन गई, तो वो चीज हो गई। इसके बाद आया अपना सुपरनोवा हाइपोथेसिस, हॉले और लिटन का। हॉले और लिटन का क्या आया, सुपरनोवा हाइपोथेसिस।
अ नियर बाय सोलर एक्सप्लोडेड, सुपरनोवा हुआ, मतलब हमारे पास में कोई भी स्टार जो था वो एक्सप्लोड हो गया, जिसको हम लोग सुपरनोवा बोल रहे हैं। द एक्सप्लोजन थ्रू आउट द डस्ट एंड गैस, अब एक्सप्लोजन होगा तो डस्ट और गैस आएंगी। दिस फॉर्म्ड अ स्पिनिंग डिस्क विच लेटर बिकम्स द सोलर सिस्टम। इनने क्या बोला कि बाहर का कोई एक स्टार होगा, वो एकदम से फटा, जिसको हम लोग सुपरनोवा बोल रहे हैं, और जैसे ही वो फटा उसकी गैसियस क्लाउड्स बने, उसमें से कुछ मैटर्स निकले, और धीरे धीरे जब ठंडे हुए तो स्पिनिंग डिस्क बन गई आसपास। तो इसी से क्या बना, हम लोगों का सोलर सिस्टम बना। तो देखो वही चीज हो गई, एक सन है, कंपेनियन स्टार है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, नोवा बोल रहे थे। एक सन था, पास में कोई भी स्टार था, वो स्टार फट गया सोलर के, और उससे क्या हुआ, गैसियस क्लाउड्स बना। अब आपको पता है सन के पास ग्रेविटी होगी, ग्रेविटी के कारण क्या हुआ, ये जो पूरी गैस थी वो सन के चारों तरफ फॉर्म हो गई। अब जैसे फॉर्म होना स्टार्ट हुई तो अब क्या हुआ, ये स्पिन होना स्टार्ट हुई, रोटेट होना स्टार्ट हुई। जैसे ही वो रोटेट होना स्टार्ट हुई तो हम लोगों की जो डिस्क है, वो जो क्लाउड है वो डिस्क में चेंज होता गया। जैसे ही वो डिस्क में चेंज हुआ तो इस डिस्क के पास में जितने भी छोटे छोटे जो मैटर्स थे वो कोलाइड हो गए, और आप लोगों के क्या बन गए, प्लैनेट्स बन गए। देखो वही वही मरकरी, वीनस, अर्थ, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो, इस तरीके की चीजें बन गई। तो ये क्या बोल रहा है, सुपरनोवा हाइपोथेसिस। ये किसने दिया, हॉले और लिटन ने। अगला, इंटरस्टेलर डस्ट थ्योरी, ऑटो और सुमिट की। द सन मूव्ड थ्रू द स्पेस, भाई जो सन है वो स्पेस के थ्रू आया, इट कैप्चर्ड डस्ट एंड गैस। इसने बोला कि भाई हम लोगों का जो सन है वो स्पेस से गुजर रहा था, भाई वो चल रहा था, स्पेस से गुजर रहा था, और जैसे ही वो गुजरता चला गया तो क्या हुआ, इसने आसपास की जो डस्ट और गैसेस थी वो अपने पास अट्रैक्ट कर ली, कैप्चर कर ली। तो ये इस गैस और डस्ट ने क्या किया, आपकी डिस्क जो थी उसके अराउंड फॉर्म कर दी, और सन, और जिससे हम लोगों का प्लैनेट्स बनना स्टार्ट हुए। इस तरीके से हम लोगों का सोलर सिस्टम बना। ये हम लोगों ने देखा अभी सोलर सिस्टम के बारे में मोटा मोटा, ठीक है, इतनी आपको थ्योरी समझ में आई। अगली जो थ्योरीज होंगी वो है फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ की। अब पहले बात, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ से पहले अगर अपन छोटी सी चीज देख लें तो हम लोगों ने थ्योरीज कौन कौन सी देखी है अभी तक, नेबुलर हाइपोथेसिस, प्लैनेटेस्टिमल, टाइडल, सुपरनोवा एक्सप्लेनेशन और इंटरस्टेलर। अब नेबुलर में स्ट्रेंथ क्या है इस थ्योरी की, ये क्या कर रहा है, आपकी स्पिनिंग द प्लैनेट जो है और ऑर्बिट्स है उनको एक्सप्लेन कर रहा है नेबुलर हाइपोथेसिस। वीकनेस क्या है इसकी, स्ट्रगल्ड विद द एक्सप्लेनिंग प्लैनेट साइज, ये प्लैनेट की साइज को एक्सप्लेन करने में बहुत स्ट्रगल करता है। टाइडल कोलिजन, प्लैनेटेस्टिमल हाइपोथेसिस, भाई लॉजिकल बिल्डअप देता है कि प्लैनेट्स कैसे बनते हैं, लेकिन एविडेंसेस तो चाहिए कि भाई हाँ बोल दिया मैंने कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, प्लैनेटेस्टिमल्स हैं, वो आपस में चिपक गए, ऐसे हम लोगों के वो बन गए। भाई पॉसिबिलिटीज है, भाई बहुत स्ट्रांग बात बोल रहा है ये चीज कि छोटे छोटे मैटर्स चिपक के बड़े बड़े होते गए आपस में। जैसे हम लोग अभी अपनी अर्थ में भी देखते हैं कि जो आपकी धीरे धीरे जितने भी पुराने से पुरानी आपकी जितनी भी डस्ट है या सॉइल है वो धीरे धीरे अगर मिलती चली जाती है, वो धीरे धीरे बन के बड़े होते चले जाते हैं और स्टोन्स में कन्वर्ट होते चले जाते हैं बड़े बड़े में। जब वो अर्थ पे पॉसिबल है तो वो यूनिवर्स में पॉसिबल क्यों नहीं है। तो ये स्ट्रॉन्ग दे रहा है, लेकिन एविडेंसेस की कमी है थोड़ी सी। टाइडल या कोलिजन, ये क्या कर रहा है, ये क्रिएटिव आइडियाज दिया है इसने भाई, लेकिन कोई भी पासिंग स्टार का कोई भी प्रूफ नहीं मिला है हम लोगों को। सुपरनोवा अगर क्या है, सुपरनोवा जो एक्सप्लेन कर रहा है वो है मटेरियल ओरिजिन को एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई कोई भी, अब आप लोगों ने देखा कि भाई अलग अलग मटेरियल है, वो आए कहाँ से, सीधी बात है ना, वो आए कहाँ से। तो भाई ये इसने आइडिया दे दिया कि भाई एक स्टार जो है वो फटा है, तो वो जो स्टार का जो पूरा मटेरियल है वही ये मटेरियल है जिनसे हम लोगों के जो प्लैनेट्स बन गए हैं, ठीक है। इंटरेस्ट, अब इसमें जो नेगेटिव पॉइंट क्या है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि ऑर्बिटल पैटर्न्स के इस तरीके के अच्छे बन गए हैं, ऑर्बिटल पैटर्न्स जो है वो इस तरीके के अच्छे बन गए। इंटरस्टेलर डस्ट बेस्ट फॉर द एक्सप्लेनिंग ऑर्बिट्स एंड प्लैनेट लेआउट, भाई ये सबसे बेस्ट एक्सप्लेन करता है, लेकिन नीड्स सन टू कैप्चर अ लॉट ऑफ डस्ट। भाई अगर ये चीज सही हुई तो इसका मतलब
जो सन है वो कैप्चर करना पड़ेगा उसको, बहुत सारी डस्ट को। ये कैसे पॉसिबिलिटीज है? तो भाई इस पर भी रिसर्च चल रही है। अब देखो, ये अपन लोगों ने यूनिवर्स देख लिया और अपना सोलर सिस्टम का ओरिजिन देख लिया। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। फॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्या है? डस्ट एंड गैस गैदर्ड टू फॉर्म द प्रोटो अर्थ। डस्ट और गैस, जैसे हम लोगों ने सोलर का देखा, जैसे दूसरी प्लैनेट्स हम लोगों के बने हैं, वही प्रोसेस है अर्थ के बनने की। कोलिजन एंड द ग्रेविटी हीटेड अप दिस कॉज द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? सेपरेशन ऑफ द मटेरियल डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। भाई जितनी भी डेंसिटी, जो सेम डेंसिटी का है वो सेम की तरफ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपकी ग्रेविटी है, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल प्रैक्टिकल वे में दिखाता हूं कि आपकी जो अर्थ सरफेस है ये, अब देखो कि जो भी चीज़ है डेंस्ड है वो अर्थ के पास में है। क्यों? क्योंकि जो कोर है वहां पर ग्रेविटी मैक्सिमम है। तो जहां पर ग्रेविटी मैक्सिमम होगी वहां पर जो ज़्यादा डेंस्ड जो चीज़ें होंगी वो नीचे होंगी, और जो कम डेंस्ड जो चीज़ें होंगी वो ऊपर होंगी, है कि नहीं? मतलब जो उसके पास से थोड़ा सा दूर होंगी। फॉर एग्जाम्पल एटमोसफियर। एटमोसफियर की डेंसिटी हमारे लिथोस्फियर से तो कम होती है ना। जब लिथोस्फियर से डेंसिटी कम होती है तो ऑब्वियस सी बात है वो ऊपर होगी। जैसे गैस है वो ऊपर ही तो होती है, कोई भी चीज़, मतलब अब आप एग्जाम्पल ले लो कि आपकी ग्रेविटी यहाँ ज़्यादा है और जो चीज़ डेंस्ड है वो नीचे की तरफ ही तो जाएगी। डेंस्ड चीज़ वो नीचे की तरफ जाएगी, जो भारी चीज़ है वो नीचे ही तो जाएगी, और जो हल्की चीज़ है वो थोड़ी सी ऊपर रहेगी। आप पानी में भी अगर कोई चीज़ डालते हो तो जो ज़्यादा भारी चीज़ है वो ज़्यादा नीचे जाएगी, जो कम भारी चीज़ है वो थोड़ी सी ऊपर रह जाएगी, और फिर उसके ऊपर जाएगी हल्की चीज़ें हैं। कोई चीज़ आपने देखा है ना कि डेंसिटी अगर थोड़ी सी वैसे रख दिया तो पानी में कुछ बीच में भी रह जाती है। जैसे ग्लास ऑफ वाटर में अगर आप कोई भी चीज़ डालें तो पत्थर डालोगे तो वो नीचे हो जाएगा, गैस जो है वो आपके ऊपर रहेगी, ऑयल जो है वो आपका ऊपर रहेगा। आपने कोई चीज़ बिस्किट डाला तो कोई चीज़ हो सकता है वो बीच में अटक जाए। तो इस तरीके से डेंसिटी के अकॉर्डिंग वो जो है डिफ्रेंशिएट कर गई। इस चीज़ को बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। अब जो हैवी मटेरियल्स जो होंगे वो आपके कोर में चले गए, जो मीडियम मटेरियल है वो मेंटल में चले गए, लाइट मटेरियल है वो क्रस्ट में चले गए। देखो ये चीज़ें क्या है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस जब अपन लोग स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ देखेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन आप मोटा मोटा समझ लेना कि हम लोगों ने जो अर्थ है उसके अंदर 3 लेयर्स मोटी मोटी बांट दी हैं। एक है जो सबसे अंदर है वो है कोर ऑफ द प्लेनेट। सेकंड जो लेयर है उसको बोलते हैं हम लोग मेंटल। थर्ड लेयर है उसको बोलते हैं हम लोग क्रस्ट, जिसके ऊपर हम लोग रह रहे हैं और जिसकी वजह से हम लोगों को जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना पड़ रहा है। जियोमॉर्फोलॉजी क्योंकि हम लोग लैंडफॉर्म जो हैं वो हम लोगों के क्रस्ट के ऊपर ही बन रहे हैं, कुछ आपके क्रस्ट के थोड़े से नीचे कुछ ऊपर। क्रस्ट के नीचे जो भी आपकी प्रोसेस हो रही है उसका इफेक्ट आपके लैंडफॉर्म के ऊपर पड़ रहा है। ये इसीलिए हम लोगों को पढ़ना है सारी की सारी लेयर्स, ठीक है। नोट, टुडे मोस्ट साइंटिस्ट सपोर्ट नेबुलर और इंटरस्टेलर डस्ट थ्योरी, ठीक है। आज के टाइम पे नेबुलर और इंटरस्टेलर डस्ट थ्योरीज को सपोर्ट कर रहे हैं। दीज बेस्ट एक्सप्लेन, एक तो ये प्लेनेट के साइज को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि किस तरीके से। अब देखो बताया ना कि डेंसिटी के ऊपर डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो दो चीज़ें अगर आपस में मिल जाएंगी तो वो चिपक गई। तो ये एक्सप्लेन कर पा रहा है ना कि इतना बड़ा प्लेनेट कैसे है या फिर इससे छोटा प्लेनेट कैसे है। अब देखो ऑर्बिट्स, स्पिनिंग ऑफ द प्लैनेट्स, ये ऑर्बिट्स को भी एक्सप्लेन कर पा रहा है, स्पिनिंग ऑफ द प्लैनेट्स को भी एक्सप्लेन कर पा रहा है, कंपोजिशन ऑफ द अर्थ को भी एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो हम लोगों ने ये बेसिक आइडिया लिया ओरिजिन ऑफ द अर्थ का। अब देखो ओरिजिन ऑफ द अर्थ जो है वो 2 कैटेगरीज में अपन लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक अर्ली थ्योरीज जिसमें जो कि अनसाइंटिफिक है और स्पेकुलेटिव है। सेकंड मॉडर्न थ्योरीज जो साइंटिफिक है, जो 18th सेंचुरी के बाद आना स्टार्ट हुई। अर्ली थ्योरी मेथोडोलॉजिकल एंड रिलीजियस व्यू, भाई अपने यूपीएससी के लिए रिलेवेंट ही नहीं है क्योंकि रिलीजियस व्यूज पे जा रहा है, भाई कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना है। सेकंड कैटास्ट्रोफिक थ्योरी, ये बफन ने दी थी 1745 में। इनने क्या बोला कि अर्थ फॉर्म्ड फ्रॉम द कोलिजन ऑफ द कोमेट विद द सन। भाई एक कोमेट आया
वो सन से कोलाइड कर गया, इसके कारण हम लोगों की अर्थ जो है वो फॉर्म हुई है। ये इनने बोला, ये अर्ली थ्योरीज हैं। अब आप लोग जो कि आप मॉडर्न टाइम में आ गए, आप लोगों को पता है कि नहीं, तो भाई ये चीज़ें नहीं है, बट ये चीज़ें बोली गई हैं। नेबुलर हाइपोथेसिस कांत और लाप्लास ने दी 1755 में। रोटेटिंग गैस क्लाउड कंडेंस टू फॉर्म द सन एंड प्लेनेट, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। अर्थ इज पार्ट ऑफ द सोलर नेबुला, ये ने बोला। ठीक है, अब मॉडर्न थ्योरीज की अगर बात करें, देखो मॉडर्न थ्योरीज कौन कौन सी थी? प्लेनेट एस्टिमल थ्योरी, टाइडल हाइपोथेसिस थ्योरी, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस थ्योरी, गैस क्लाउड हाइपोथेसिस थ्योरी, प्रोटो प्लेनेट हाइपोथेसिस थ्योरी। कोई भी नई चीज़ इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपस में चिपकना है। ये चंबरलेन और मोल्टन ने दिया था 1900 में। टाइडल हाइपोथेसिस जो है जेम्स जीन्स हेरोल्ड जेफरे 1980 में 18 में दिया। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस क्या है भाई? कि इन लोगों ने, देखो मैं बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस मोटा मोटा आपको बता दूं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इनने बोला कि दो सन थे हमारे उस टाइम पे, ठीक है, दो सन आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, और वो जैसे टूटे तो इन जो जो दूसरा वाला जो स्टार था वो इसको छोड़ के चला गया, इनका ब्रेकअप हो गया। ठीक है, जैसे इनका ब्रेकअप हुआ तो छोटा मोटा इनमें से जो डस्ट पार्टिकल्स थे या फिर थोड़ा बहुत भी हिस्सा था, वो यहाँ पे इसने इसको खींच लिया अपने वाले सन ने, और वो जो था इसको छोड़ के चला गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, जो लिटलन लिटन ने दिया था। आज के टाइम पे वही हो रहा है, ये मियाँ बीवी थे, बीवी को बच्चे हुए तो इसको छोड़ के चला गया। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं भाई, ये मैं केवल आपको माहौल हल्का करने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इसका इनने अट्रैक्ट किया, ग्रेविटेशनल पुल के कारण इसका थोड़ा सा जो हिस्सा था वो इसमें रह गया, और उसको ये बोलने लगे कि ये प्लैनेट्स हैं। ठीक है भाई, 100% कहीं भी प्रूव नहीं मिला है कि ये थ्योरी सच है, सबसे पहले तो दिमाग में ये रखना। गैस क्लाउड हाइपोथेसिस, ये श्मिट ने बोला था, वही गैसियस क्लाउड था। प्रोटो प्लैनेट हाइपोथेसिस, ये कपलर ने बोला था, ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है, जो इसके पहले अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखो प्रोटो प्लैनेट हाइपोथेसिस क्या थी, इनको अपन एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा हिचक हो रही है कि भाई ऐसा कैसे है, इसमें उनको एविडेंसेस ही इतने नहीं मिले हैं। तो प्रोटो प्लैनेट हाइपोथेसिस मोस्ट एक्सेप्टेड है, 1950s में ये आना स्टार्ट हुई। मॉडिफाइड वर्जन ऑफ नेबुलर हाइपोथेसिस है ये, सपोर्टेड बाय द कूपर एंड ऊरे। लार्ज डिस्क थी, देखो इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले एक लार्ज डिस्क थी जिसने क्लाउड को शेप दिया, कंडेंस हुआ और सन बनने लगा। ठीक है, सन बनने लगा। जो जितने भी बाकी के जितने भी रेस्ट जो प्रोटो प्लैनेट्स थे, इनको अर्थ बोलते हैं। और जैसे कुछ, ये मेरी डिस्क है, ये मेरा क्लाउड है, जो अभी अपन लोगों ने डिस्कस की, ये मेरा क्लाउड है, इसकी डिस्क बनी, जो बीच में थी उन्हें सन बना लिया, और जो बाकी के जो छोटे छुटपुट ये थे वो क्या बन गए, हम लोगों के प्रोटो प्लैनेट्स बन गए, जिनको अपन लोग प्लैनेट्स बोल रहे हैं। एविडेंसेस फ्रॉम, अब ये एविडेंस कहाँ से मिले हैं, अपन लोगों को मिले हैं मीटरॉइड्स और रेडियो एक्टिव डेटिंग से। इसके एविडेंसेस मिले कि भाई ये पॉसिबल है कि इस तरीके से हुआ होगा। एज ऑफ द अर्थ, हम लोगों की जो अर्थ है वो 4.54 बिलियन ईयर अगो बनी हुई है। ठीक है, कैसे पता चला हम लोगों को कि इतनी एज है इसकी? रेडियो मैट्रिक डेटिंग से अपन को मिला है। यूरेनियम हुआ, यूरेनियम डेट मेथोडोलॉजी से हम लोगों ने ये देखा। कार्बन डेटिंग से हम लोगों ने देख लिया कि भाई किस तरीके से आज जो रिसेंट जो फॉसिल्स हैं उससे देख रहे हैं अपन। एविडेंस देख रहे हैं मून रॉक्स की, मेटेओराइट्स की एविडेंसेस देख रहे हैं, तो ये हम लोगों का ओरिजिन हुआ। अब देख रहे हो, आपने मोटा मोटा देख लिया कि कहाँ से यूनिवर्स से स्टार्ट होके धीरे धीरे हम लोगों का जो अर्थ बनना स्टार्ट हुआ। और हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में मैक्सिमम किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं? अर्थ के लैंड फॉर्म की स्टडी कर रहे हैं। तो अर्थ का लैंड फॉर्म समझने से पहले हम लोगों ने देखी कि क्या क्या थ्योरीज थी, कैसी थी। हम लोगों ने मोटा मोटा ये देखा कि जो हाई डेंसिटी मटेरियल्स जो होते हैं वो नीचे जाते हैं, और लो डेंसिटी मटेरियल वो होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं, या फिर अलग अलग डेंसिटीज के जो मटेरियल्स होते हैं वो अलग अलग जगह पर एक जगह होते चले जाते हैं। ठीक है, तो अब इससे क्या आप लोगों को हेल्प मिलेगी कि आप लोग समझ पाएंगे कि अर्थ का
जो लैंड फॉर्म है वो अभी इस तरीके की क्यों है, ठीक है, हम लोग इसको देखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ी सी जो मेंस में जो हम लोग कीवर्ड्स याद रखना है इससे रिलेटेड, भाई देखो डायरेक्ट तो पूछते नहीं है, तो ये कीवर्ड आप डाल के आ सकते हो अपने मेंस में। जैसे एक कीवर्ड है अक्रीशन। अब अक्रीशन क्या होता है? ग्रेजुअल ग्रोथ बाय अकुमुलेशन ऑफ द पार्टिकल्स। वही पार्टिकल्स जो हैं वो धीरे धीरे एक जगह पे अक्यूमुलेट होंगे, उसको बोलते हैं अक्रीशन। क्या बोलते हैं? अक्रीशन। दूसरी जो टर्म है वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब अलग अलग लेयर्स में बट जाना, कोई भी चीज़ों को डिफरेंशिएट कर देना। तो जो आप लोगों की जो अर्थ है वो अपनी अलग अलग लेयर में बटी हुई है। एग्जाम्पल क्रस्ट, मेंटल, कोर। हम लोग देखेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो हम लोग देखेंगे कि मेंटल्स के भी कुछ कुछ लेयर्स हैं, क्रस्ट भी अलग अलग लेयर्स में बनी हुई है, कोर्स भी अलग अलग लेयर्स हैं। आजकल टर्म तो कोर भी दो हो गए, इनर कोर और आउटर कोर। तो इसको, इस वाली टर्म को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। जब भी आप यूज़ करोगे, ये इतनी बड़ी लाइन लिखने की जगह एक यूज़ करोगे, डिफरेंशिएशन। अगला है डिगैसिंग। क्या है? डी गैसिंग। क्या होगा? रिलीज ऑफ गैसेस फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर। अर्थ के इंटीरियर से जो भी गैसेस रिलीज हो रही हैं उसको अपन लोग क्या बोल देंगे? डी गैसिंग। जब हम लोग अर्थ का एवोल्यूशन समझेंगे तो आप लोगों को मैं ये मोटा मोटा बता दूंगा कि ये डी गैसिंग क्या है, आप लोगों के लिथोस्फीयर कैसे बना, एटमॉस्फेयर कैसे बना, आप लोगों के ओशियंस कैसे स्टार्ट हुए। वो ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, 10-15 मिनट में वो आपको वैसे ही एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ये अपना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको बेस क्लियर करने के लिए ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर, ये क्या होता है? अर्ली अर्थ गैसियस एनवेलप, इसको बोलते हैं अपन प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर। अब आंसर राइटिंग में अगर आपको इंट्रोडक्शन करना है यूज, तो आप कौन कौन से पैराग्राफ यूज कर सकते हैं? जैसे अकॉर्डिंग टू द मोस्ट एक्सेप्टेड प्लूटो प्लेनेट हाइपोथेसिस। अगर अगला भी देखना है तो द अर्थ्स ओरिजिन डेट्स बैक 4.54 बिलियन ईयर बेस्ड ऑन द रेडियोमेट्रिक एनालिसिस। मॉडर्न थ्योरीज इवॉल्व फ्रॉम द कांस नेबुलर हाइपोथेसिस टू कुपियर प्रोटोप्लैनेट मॉडल। इस तरीके से अपन आप लाइन यूज़ कर सकते हो मेंस के एग्जामिनेशन में, मतलब मेन अपना जो ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो पेपर है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो इस चीज़ों को। भाई डायरेक्ट नहीं पूछ रहे तो अपन इनडायरेक्टली तो अपन कर ही सकते हैं ना इस चीज़ को। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में? जो आपकी जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्यों? जियोलॉजिकल टाइम स्केल से क्या होगा, आपके जो आंसर्स होंगे, जैसे आप लोगों को समझ में आएगा कि भाई यहाँ से स्टार्ट हुआ है टाइम और ऐसे इवॉल्व होते होते हम लोगों की अर्थ आज के टाइम पे ऐसी हो गई कि कैसे, कब, जैसे बिग बैंग से स्टार्ट किया, तो टाइम कैसे बात करोगे, इस पीरियड को क्या बोलोगे? तो ये पीरियड्स के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा सा देख लेंगे। क्या होगा, ये आप लोग जब क्वेश्चन के जब आंसर्स लिखना स्टार्ट करोगे तो आंसर्स में आप इन टर्म्स को यूज कर लोगे। आप लोगों को पता होगा कि ये इस एरा या इयोन की या इपोक का टाइम का है, और आप जैसे उस इपोक का नाम लिखाओगे, उस एरा का नाम लिखाओगे, आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट